नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राणी। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सियासी पार्टियों ने समीकरण और गठजोड़ को फिट करना शुरू कर दिया है। यूपी सरकार ने यूपी में पिछड़ा वर्ग आयोग की कमान गैर यादव ओबीसी को दे दी है, तो फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की बागडोर जाटव समुदाय को सौंप दी गई है। इस तरह से बीजेपी ने मायावती को कोर वोट बैंक को अपने से जोड़ने की कोशिश की है, तो फिर गैर यादव ओबीसी को अपने साथ सहेजने में भी लगी है। अब सूबे में बीजेपी अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को फिर से दोहराने की कवायद में है। इस वक्त खुद को मजबूत करने की कोशिश में लगी समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को नए अवतार के तौर पर पेश कर दिया है। पार्टी ने 2 कैंपेन थीम सॉन्ग जारी किए हैं, जिसमें अखिलेश यादव को कृष्ण के रूप में दिखाने की कोशिश है। अब पार्टी 2012 से 2017 के बीच में हुए काम को मुद्दा बना रही है। ऐसे में साफ है कि 2022 का चुनाव बीजेपी के राम और सपा के श्याम के बीच में होगा। जहां एक तरफ विकास होगा तो वहीं दूसरी तरफ भगवान राम और कृष्ण भी आपको दिखेंगे। अब उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण पर अगर नजर डालें तो सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़े वर्ग का है और उसके बाद दलित समुदाय का है। सवर्ण जातियां 18% हैं, जिसमें ब्राह्मण 10%, जबकि पिछड़े वर्ग की संख्या 39% है, जिसमें यादव 12%, कुर्मी सैथवार 8%, जाट 5%, मल्लाह 4% और विश्वकर्मा 2% और अन्य पिछड़ी जातियों की तादाद यहां पर 7% के आसपास है। इसके अलावा प्रदेश में अनुसूचित जाति 22% है और मुस्लिम आबादी 20% के करीब है। अब यूपी के सवर्णों को ज्यादातर देखें तो बीजेपी के साथ ये मजबूती के साथ खड़े हैं। अब सूबे का मुस्लिम समाज मोटे तौर पर बीजेपी की तरफ नहीं जाता। ऐसे में बीजेपी ओबीसी और दलित समाज को सहेजने की कवायद में लगी है। इसके मद्देनजर बीजेपी ने आयोग में दोनों ही समुदाय को खास तवज्जो देकर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि बीजेपी का ये सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला क्या 2022 में भी हिट रहता है या फिर नहीं। जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो। कोरोना महामारी में सरकार की कुव्यवस्था के कारण करोड़ों लोगों की मौत हो गई। न किसी को बेड मिला, न किसी को दवाई मिली, न किसी को ऑक्सीजन मिला। लाशों का अंबार लग गया, शमशानों में जगह न मिली तो नदियों में लोगों ने लाश के अंबार लग गए। उसको छिपाने के लिए कफन चुराने लगे। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, महिलाओं के बलात्कार चरम सीमा पर पहुंच गया है, छेड़खानी बलात्कार। तो किसानों का धान भी नहीं खरीदा गया, गेहूं भी अभी नहीं खरीदा गया। क्रय केंद्रों पर ट्रैक्टर से, टाली से, बैलगाड़ी से लोग ले करके लाइन लगा के 20-25 दिन से पड़े हुए हैं। देखिए, एक बात बहुत साफ है, भगवान राम आस्था के प्रश्न है और हिंदू ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक दलों में हैं पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, निज़ामे हिंद मानते हैं बहुत से मुसलमान। तो ये तो ना समझाएं कि कोई राम का नाम नहीं लेता था। मैं अपने बारे में कहता हूँ कि मैं उनसे बड़ा पुजारी हूँ, लेकिन हम पुजारी हैं, भाजपा व्यापारी है। वो राम के नाम पे व्यापार करती है। अब आइए, क्या कहा उन्होंने, चुनाव हम जीत जाएंगे। तो जो मैं कह रहा था वही तो वो भी बोल रहे हैं कि उनके लिए भगवान राम चुनाव है, हमारे लिए आस्था है। तो चुनाव का प्रचार प्रसार होता है, आस्था अपने तक सीमित रहती है। देखिए, विपक्ष हमेशा राम से दूर रहा। जिस राम के अस्तित्व को नकारते रहे, जिस राम सेतु को नकारते रहे, अदालत में हलफनामे दिए उन्होंने, कोर्ट में खड़े होकर कहा कि ये राम का कोई वजूद नहीं है और उनके नाम पर जो मुकदमा चल रहा है इसको रोक दिया जाए, इसको टाल दिया जाए। आज सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल था, एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होने का जो मार्ग प्रशस्त हुआ है, उस पर फिर ये रामद्रोही तरह तरह के आरोप लगाकर लग गए। केवल एकमात्र काम है कि उस मंदिर निर्माण को रोकना है और उस मंदिर निर्माण में बाधा
बनने का काम लगातार पहले भी रामद्रोही करते रहे और फिर करते आ रहे। पहले भी ये हारे, भले ही समय बहुत लग गया हो, और ये फिर हारेंगे। जनता अब इन सब कृत्यों को जान चुकी है, समझ चुकी है और उस हिसाब से निर्णय कर आगामी आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में जो मुद्दा ये उठा रहे हैं वो मुद्दा फिर इन लोगों के लिए बैकफायर करेगा और लोगों की आस्था पर जो विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं। लोगों की आस्था है, उन्होंने चंदा दिया है, वो चाहते हैं राम मंदिर बने, और उस आस्था पर जो ये सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है जनता पर भी सवाल उठा रहे हैं और ये जनता इनको 2022 में। तो राम और श्याम यानी कि राम और कृष्ण के नाम पर सियासत किस तरीके से हो रही है ये तो आपने देखा, लेकिन आज समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कैंपेन वीडियो जारी किया गया उसको भी एक बार आपको दिखाते हैं। शिक्षा का खर्चा होगा अखिलेश आपके आने से, छात्रों को मिलेगा लैपटॉप अखिलेश आपके आने से, मुरलीधारी कृष्ण बदल कर भेष आ रहे हैं, मुरलीधारी कृष्ण बदल कर भेष आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। तो अब आपको इस कैंपेन वीडियो को देख करके समझ में आ गया होगा कि दरअसल राम और श्याम को लेकर के अब किस तरीके से जो राजनीति है वो हो रही है, क्योंकि मुरलीधारी बनकर अखिलेश आ रहे हैं। जब ये कैंपेन वीडियो जारी हुआ है उसके बाद से ही ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं और राम को लेकर के तो राजनीति होती रही, लेकिन अब कृष्ण यानी कि कृष्ण के रूप में, मुरलीधारी के रूप में अब अखिलेश यादव आ रहे हैं और इस तरीके से कैंपेन वीडियो को जारी किया गया है। तो निश्चित तौर पर इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है राजनीति में और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनावों से अगर आप इसको जोड़ें तो ये स्थितियां और ये तस्वीर बहुत कुछ अपने आप में कह रही हैं और धीरे धीरे ये स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि दरअसल अब राम और श्याम ये दो सेंटर पॉइंट रहने वाले हैं और इसी के इर्द गिर्द आपको उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति देखने को मिलेगी। यानी कि राम जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जोड़कर देखती है और जो आरोप उनके ऊपर लगातार लगते रहते हैं, और अब कृष्ण समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़ते हुए दिख रहे हैं, चूंकि कैंपेन वीडियो के अंदर मुरलीधारी बताया जा रहा है अखिलेश यादव को। और उसी के बाद अब ये सवाल ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय समीकरण के साथ साथ क्या राम और श्याम के नाम पर भी इस बार उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो होने वाला है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं। विजय खैरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। विजय खैरा जी बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। राजपाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के। राजपाल कश्यप जी आपका भी स्वागत। और उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। उमाशंकर पांडे जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजपाल जी आपसे ही शुरुआत करूंगा मैं इस चर्चा की, चूंकि आज कैंपेन वीडियो हम लोगों ने जो देखा, अब उसमें मुरलीधारी अखिलेश यादव आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर अब वो सरकार बनाएंगे। इस कैंपेन वीडियो के जरा मायने समझाते चले और मुरलीधारी अखिलेश क्या मान के चलें कि राम बनाम कृष्ण होने वाला है? देखिए आयुष जी, जनता ने निर्णय ले लिया है और जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया था और बीजेपी हर मोर्चे पे विफल रही है। इसलिए जनता का निर्णय है। अभी पंचायत चुनाव में जनता ने जो निर्णय दिया है, जिसमें बीजेपी को बुरी तरह पराजित करने का काम किया है और समाजवादी पार्टी की भारी संख्या में जिला पंचायत और प्रधान और बीडीसी जीत के आए हैं, और साथ ही साथ में ये तो बताए बीजेपी तो जिनके नाम पे आई थी उनको भी धोखा देने का काम कर रही है ना। राम के साथ में धोखा दिया है। राम के साथ जो गांव गरीब पिछड़े शोषित वंचितों ने चंदा दिया था, उस चंदे का भी घोटाला करने का काम किया। 1-2 लाख का नहीं घोटाला किया है, 18.5 करोड़ का घोटाला किया है। तो अब तो इनको बीजेपी को भगवान राम भी हराएंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो इस उत्तर प्रदेश में जो काम किए, कोरोना काल में उन्हीं के तो काम याद आ रहे थे, उन्हीं के काम आ रहे थे। एक हॉस्पिटल बताएं योगी आदित्यनाथ जी, जिस हॉस्पिटल का शिलान्यास, ठीक है राजपाल जी, देखिए ये सवाल आप लोग उठाते रहे हैं और ये सवाल विजय खैरा जी बैठे हैं, ये अपने काम गिनवा देंगे, आप अपने काम गिनवाइएगा। मुझे बताइए मुरलीधारी अखिलेश आ रहे हैं, इसका क्या मायने, इसके आशय थोड़ा सा समझाइए। मैं ये समझना चाह रहा हूं, अखिलेश यादव मुरलीधारी, इसका क्या मतलब?
देखिए, माननीय अखिलेश यादव पे भगवान राम का भी आशीर्वाद है, मुरली वाले का भी आशीर्वाद है, अल्लाह का भी आशीर्वाद है, सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों का आशीर्वाद है, क्योंकि सबका काम किया है। अगर मथुरा में भी विकास किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, अयोध्या में विकास किया तो एक लाइन फिर ये भी जोड़नी चाहिए थी, धनुर्धारी अखिलेश आ रहे हैं भाई, मुरलीधारी अखिलेश आ रहे हैं, मैं इसका आशय समझना चाह रहा हूं। धनुर्धारी भी जोड़ते ना साथ में, अगर राम के भी। अब देखिए ये और मुरलीधारी का आशय आप समाज नहीं पा रहे, आप समझा नहीं किसी पा की रहे। भावनाएं हैं, वो उसको नहीं कह सकते। नहीं, मुरलीधारी अखिलेश का मतलब बताएं ना, मैं समझना चाह रहा हूं। मैं ऐसा है ना, अब आपका कैंपेन वीडियो है, आपको तो समझ में आ रहा होगा ना। मुरलीधारी, देखिए लोगों की भावनाएं हैं, वो अपने अपने तरीके से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, विकास चुनाव होगा इस बार, चुनाव होगा बेरोजगारी पे, चलिए वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन आप फिर से मुझे बताइएगा मुरलीधारी अखिलेश का मतलब क्या है। मुरलीधारी अखिलेश का मतलब मैं समझूंगा चुनाव का मुद्दा आप लोग तय करते रहिएगा। खैरा साहब ठीक है, चलिए ऑक्सीजन की कमी की ठीक वजह है, से ठीक लोग है, ठीक है, चलिए खैरा साहब, मुरलीधारी अखिलेश आ रहे हैं अब तो जी। खैरा साहब, मुरलीधारी अखिलेश आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अब कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जब इस समय राम मंदिर का फैसला हुआ था, उस समय जरा अखिलेश जी की बात याद करें, कह रहे थे हम विष्णु मंदिर बनवाएंगे, उससे विशाल बनवाएंगे, विष्णु मंदिर बनवाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आप राम मंदिर के जैसे फैसला आया, विष्णु मंदिर बोला इन्होंने। अब हमने उस समय भी कहा था डीपे सैफई में बनवाएंगे, सरकारी तरीके से अगर इन्हें बनवाना है तो कुछ भी बोले, और अगर खुद बनाना होता तो अब तक सैफई में बना दिया होता। तो इन्होंने विष्णु को राम से सबकी प्रयास किया था, क्योंकि वो उनके डीएनए में आ गया है डिवीजन, डिवाइड करो किसी भी तरह। वही उसी का आगे दूसरा उदाहरण पेश किया है मुरलीधारी। सवाल इस बात का है, राम कृष्ण विष्णु कोई भी हो, एक सनातन धर्म में सारे देवता हैं, सबको पूजा जाता है। हुआ क्या कि इन लोगों ने शुरू में राम भक्तों पर जो गोली चलाई है, वो तक नहीं करा। इनका एक जो कांग्रेस ने हरकत की राम सेतु के अरे ये तो बता दो इनसे, विजय जी से पूछ लो, जो जमीन का घोटाला हुआ वो कौन किया है? अरे इनसे ये तो पूछ लो, जो राम के नाम पे चंदा का बंदरबाट किया है। ये सब तुम्हारी दुकान बंद हो चुकी है, से पूछो ना। इस दुकान पे तुम धर्म नहीं बेच पाओगे, समझ लो। आज साइकिल की जगह तुम मुरलीधारी साइकिल धारी हो, साइकिल धारी बने रहो। वो पंक्चर कर दी, जो उसी टायर में बैठे रहो, कैरियर पर आवा जाओ। सीट तो गई तुम्हारी, ये मुरली से कुछ नहीं चलेगा। अभी 22 में जनता बताएगी आपने भगवान राम को भी धोखा दिया है। भगवान राम के नाम अरे ठीक है राजपाल जी, आप बोलने दीजिए भाई। खैरा साहब बहुत ध्यान से सुन रहे थे आपकी बात। तो राजपाल जी नहीं, राजपाल जी ऐसे नहीं, एक एक करके नहीं। राजपाल जी देखिए, चर्चा में एक एक आदमी बोलेगा। खैरा जी अपनी बात कंप्लीट करें। बोल रहा हूँ, उसको सुनो, फिर जवाब दीजिएगा। हमने आपसे खाली ये कहा, अभी हमने इतना भी नहीं बोला था कि वैक्सीन की राजनीति में जिस तरह से उल्टी तरह पड़ी जनता से कि वैक्सीन ही लगवाएंगे, और फिर पिताजी जो समझदार नेता है नहीं ठीक है, लेकिन खैरा साहब मुझे एक बात बताएं भाई। देखिए, भगवान राम का नाम भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ दिया जाता है, वो किस वजह से जोड़ा जाता है वो आप लोग बेहतर समझते हैं और आप बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन मुझे बताइए, मुरलीधारी क्या राम बनाम कृष्ण कहीं ये करने की कोशिश हो रही है? आप इसको इसी तरीके से देख रहे हैं या इसका लग रहा है कि इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप भी लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर? खैरा साहब जी, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की राजनीति करना चाहिए ना, ये चलेगी। हमने वही बताया कि पहले भी ये इन्होंने राम विष्णु करने का प्रयास किया था, पिछले चुनाव के बाद जैसे ही फैसला आया था, ये इन्होंने आज फिर प्रयास किया। अरे कोई ऐसी मतलब है कि आप मुरलीधारी, अरे मुरलीधारी आप बने रहिए, पूजा करिए, उनकी कौन रोक रहा है आपको? आपने 5 साल से मुरलीधारी बने नहीं, आप साइकिलधारी बने थे। आज आप मुरलीधारी इसलिए बन गए कि फैसला वो हो गया हक में, और उस फैसले के लिए हम लोग लड़े। कांग्रेस विरोध करती नहीं। जब जज साहब ने कहा कि हम लगातार सुनेंगे, तो कपिल सिब्बल ने विरोध किया कि आप लगातार मत सुनिए, आप बनाना। तो मैं खाली ये कह रहा हूँ कि आप विरोध कर रहे थे, ठीक है, आप भी अगर आप भी हिंदू हैं, आप भी विश्वास करते हैं भगवान राम में, मैं जानता हूँ, सभी जानते हैं, आप भी करते हैं, भगवान कृष्ण में। अब ये बात पर है, अगर योगी के समय में वो केस निपटा, अगर रात दिन एक करके उसमें भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से श्री राम से करती है, अपनी हस्ती भगवान राम से ही शुरू करती है। मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भगवान श्री कृष्ण से शुरू करता है तो आप शुरू करिए, भगवान श्री कृष्ण का करिए, आप चाहे किसी का
नहीं ठीक है, लेकिन खैरा साहब फिर भी आरोप तो आप लोगों के ऊपर लगते हैं कि राम के नाम पे जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी करती है और इसलिए ये मुद्दा बहुत सूट करता है भारतीय जनता पार्टी को। ये आरोप आप लोगों के ऊपर पहले दिन से लगते रहे और आज भी लग रहे हैं। हालांकि इसका जवाब जरूर दीजिएगा चंदे को लेकर के जो बात अभी यहाँ पर हो रही थी। मैं दोबारा आपके पास वापस आऊंगा। उमाशंकर जी का मैं रुक कर लेता हूं, मैं आऊंगा खैरा साहब, आप इसका जवाब दीजिएगा। उमाशंकर जी, एक के तो भाई राम हो गए, एक के श्याम हो गए, कांग्रेस पार्टी अपना आकलन कहां कर रही है? क्या भगवान शिव की जरूरत पड़ेगी अब इस चुनाव के अंदर? देखिए आयुष जी, धर्म चाहे वो भगवान श्री राम चाहे वो भगवान कृष्ण हो, वो हमारी व्यक्तिगत आस्था की चीज है। हमारी राम, हमारी कृष्ण में, हमारी भगवान शंकर में, सब में आस्था। वो हमारे साल भर में त्योहार आते, कभी महाशिवरात्रि आए तो कभी भगवान राम का जन्म होगा तो कभी मनाई जाएगी। वो हमारी व्यक्तिगत आस्था और हमारी व्यक्तिगत मान्यताओं का और हमारे जो भगवान है उनमें जो हमारी श्रद्धा और आस्था है वो उसका विषय है। लेकिन भगवान श्री राम के नाम पर या भगवान कृष्ण के नाम पर अगर कुछ लोग अपने पापों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं तो ना इनको भगवान माफ करने वाले हैं और ना ही भगवान कृष्ण माफ करने वाले हैं। कोरोना काल से लेके पिछले 4-5 सालों तक, जो 4.5 सालों तक उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार चली है, उसमें किस तरीके से जनता को हर मुद्दे पर लताड़ा गया है, मारा गया है, उनकी डकैती डाली गई है, महंगाई के माध्यम से, कोरोना के माध्यम से जिस तरीके से लोग परेशान हुए हैं, लोग पीड़ित हुए हैं, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी हैं, वो पूरा देश जान रहा है, पूरा प्रदेश समझ रहा है। तो क्या राम के पीछे ये जाएंगे तो राम अपने बच्चों के ऊपर हुई इस प्रताड़ना को भूल जाएंगे क्या? क्या कृष्ण भगवान कोरोना में एक एक बूंद ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर जान देने वाले मरीजों की पीड़ा को भूल जाएंगे क्या? और अभी अयोध्या में बंदर बांट है, जो अब तरीके से साबित हो गया है कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करोड़ों अरबों की आस्था और उनके द्वारा श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए दिए गए चंदे में जिस तरीके से इन्होंने लूट किया है वो अब साबित हो गया है। ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर, राम तीर्थ ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, अनिल मिश्रा और जो राम मंदिर के ट्रस्ट है ऋषिकेश उपाध्याय जो इनके मेयर हैं, इन सब लोगों ने मिल बैठकर पूरी रणनीति बनाकर ये लूट किया है। लेकिन दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है आयुषी, जिसको मैं जरूर कहना चाहूंगा। ये मेरा मानना है कि संयोग नहीं हो सकता कि जब चुनाव आता है तो 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे हो जाते हैं, सरकार सपा की होती है प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार होती है। और अभी ये जो दो घटनाएं हुई हैं, एक गाजियाबाद का लोनी कटरा का, उसमें सपा का नेता वो वीडियो जारी करता है और अब जो खबरें आ रही हैं उसमें ये सुनने में आ रहा है कि जो इनका वहां का लोकल एमएलए है नंदलाल गुर्जर, जो सपा का नेता है उमेश पहलवान, और ये सारे लोगों ने पहले से ही मिल बैठ के कुछ तय किया था। ये जो मीडिया के माध्यम से ही खबरें आ रही हैं। और राम मंदिर का जो चंदे का बंदर बांट होता है उसमें भी सपा का एक नेता सुल्तान अंसारी शामिल पाया जाता है। और ओवैसी को जिस तरीके से उमाशंकर जी, आपकी बात का आशय मैं समझ गया। मैं क्या इसको मोटे तौर पे समझ लूं कि जानबूझ करके, क्योंकि मुद्दे जब आप लोग गिना रहे हैं, कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, सरकार का मौजूदा दौर का फेलियर आप लोग गिनाते हैं, तो फिर उन सब के बीच में राम और श्याम की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या दोनों पार्टियों की तरफ से आप मान रहे हैं कि पैक्ट है, या जानबूझ करके इसको उछाला जा रहा है कि असल मुद्दे गौड़ हो जाए? बिल्कुल, देखिए मैं इस बात से मैंने कहा कि मीडिया की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उससे तो ये लगता है कि 2017 में 2014 में जो चुनाव हुए थे उस समय भी हम लोगों ने देखा था, और अभी ये जो दो घटनाएं हुई, आप देखिए कि सपा के नेता पवन पांडे जी आकर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अयोध्या के चंदे की बंदर बांट का मामला उठाते हैं, लेकिन उसके बाद गायब के बाद वो दोबारा नहीं आए। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी रोज नए खुलासे कर रही है। अभी जो 8 करोड़ रुपए का दूसरा जमीन खरीद का उसी दिन मामला आया है, और ऋषिकेश उपाध्याय जो इसके मेयर हैं वो अपने भतीजे के नाम 1 करोड़ 90 लाख की जमीन खरीदते हैं। इस खरीद के बाद इनसे ये साबित होता है
कि खुलेआम ये भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम पर अपने पापों को छिपाने का प्रयास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम पर धंधे करके अपना घर भरने का काम कर रही है, इस पाप के राम के नाम के पीछे कर कब तक छिपेंगे? चलिए ठीक है, उमाशंकर जी आपकी इस बात का मैं जवाब लूंगा, विजय खैरा जी देंगे, लेकिन राजपाल जी मुझे ये बताइए कि जब इतने सारे मुद्दे हैं और आपने चूंकि शुरुआत में भी गिनाना शुरू किया कि इनकी सरकार के अंदर तो कुछ हुआ नहीं, फिर मुरलीधारी की जरूरत क्यों पड़ रही है? इस मुद्दे के आधार पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा सकता है? कैंपेन के अंदर मुरलीधारी अखिलेश आ रही है डालने की क्यों जरूरत है? और उमाशंकर जी ने भी जिस ओर इशारा किया है कि जानबूझकर तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा है, राम बनाम श्याम बनाने की कोशिश, इसका भी जवाब दीजिए। ऐसे आयुष जी, पहली बात तो भगवान राम, कृष्ण, अल्लाह, खुदा, किसी को भी मानना ये हमारा आस्था का विषय है। और सदैव माननीय अखिलेश यादव जी ने सदैव विकास की बात की है। कहीं कहां पार्टी ने जारी किया वीडियो? आप दिखाओ ना, पार्टी की साइट पे पड़ा हो, मैं दिखाऊं माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या जारी किया है, उसको आप दिखा दीजिए। ये माननीय अखिलेश यादव जी की साइट से पड़ा है। अच्छा, मतलब अभी ये जो कैंपेन का वीडियो जारी किया गया है, ये आपका अपना वीडियो नहीं है, ये आपका अपना वीडियो नहीं है, ये किसने बनाया है? ये वीडियो किसने बनाया है? ये आपका वीडियो नहीं है। अब अखिलेश यादव की साइट से जो जारी होगा वही मैं मानूं। आप नकार दीजिए कि आप नकार रहे हैं ना कि ये आपका चुनावी कैंपेन का वीडियो है ही नहीं। ना 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 ना, ऐसे नहीं राजपाल जी, आप नकार रहे हैं कि आपका वीडियो नहीं है, ये आपका वीडियो नहीं है, चाहे भरवा नदी बनाई हो, ये वीडियो नहीं है आपका। निःशुल्क लैपटॉप बांटते हुए, तमाम योजनाओं को बताते हुए मुरलीधारी अखिलेश आ रहे हैं, ये आपका वीडियो नहीं है। राजपाल जी ऐसे नहीं बचेंगे, ऐसे नहीं बच सकते। इन्होंने तो लूटने का काम किया है, ऐसे नहीं बच सकते। मुरलीधारी का मतलब बताएं, घोटाला करने का काम किया है। एक अस्पताल नहीं बता पाएंगे, लखनऊ की राजधानी में बता दे। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, ये सामाजिक न्याय की बात करते थे, सबका साथ सबके विकास की बात करते थे। हम पूछना चाहते हैं कलेक्टर कौन है, कप्तान कौन है, कुलपति कौन है विश्वविद्यालय में? कहां मौर्य का बेटा है, कहां प्रजापति का बेटा है, कहां राजभर का बेटा है, कहां कश्यप का बेटा है, कहां निषाद का बेटा है, कहां है बघेल का बेटा, कहां लोधी का बेटा है, कहां कुशवाहा का बेटा है? कहीं तो नहीं दिखाई पड़ रहा। कई थानों से लेके पंचम तल से लेके नीचे तक कहां है? अब ये 5 साल गुजर गए, तब आयोग बहाल कर रहे हैं। आयोग बहाल, जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। जनता इस बार इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ये तो शादी में भी, जो शादी वाला पैसा था उसमें भी घोटाला किया, छात्रवृत्ति में घोटाला किया, कोरोना काल में भी घोटाला किया। बीजेपी के लोग शामिल हैं। लोगों की ऑक्सीजन के मौत हो गई, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, बीजेपी के लोग लूट रहे थे और बीजेपी के लोग कालाबाजारी कर रहे थे। आवाज चली गई। आपकी आवाज आ रही राजपाल जी, आप बोलिए। जी चलिए, राजपाल जी से शायद मेरा संपर्क टूट गया, लेकिन राजपाल जी तो भाई सिरे से नकार रहे, वो उनका वीडियो ही नहीं है। चलिए विजय खैरा जी जवाब दीजिए, बहुत आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और खासतौर से राम को लेकर के जो आरोप है उस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं है? पहले तो हम चूंकि सामने हमारे चेहरे नहीं, मुझे समझ में नहीं आ पाता है, लेकिन किसान आत्महत्या का बोल दिया इन्होंने अभी, शायद कांग्रेस ने बोला होगा कि किसान आत्महत्याएं हो गई, बहुत आत्महत्या हो गई। इस तरह झूठ क्यों बोला करते जब नहीं पता रहता है कुछ इनको? मैं बता देता हूँ 1 सेकंड के लिए। 2 साल का आंकड़ा जैसे ही आए थे योगी जी, उन सबका आंकड़ा ये है कि महाराष्ट्र में 2 साल में 5000 किसान आत्महत्या, आंध्र प्रदेश में 1000, पंजाब में 570 और उत्तर प्रदेश में 126, 5126 क्योंकि सोते रहते हैं, ये सोचते हैं सब चल जाएगा। ये भूल गए कि विजय खैरा बैठा है तुम्हारे सामने, ये मत भूलो आप, समझे? ये आंकड़े हम नहीं देते, ये आंकड़े योगी जी नहीं देते, ये आंकड़े होते हैं पुलिस ब्यूरो से, उसमें कोई झूठ नहीं है, समझे? हाँ, तो वो आप बोल लेना, अभी आपको मौका मिलेगा, खूब बोलना आप। हमारे सामने झूठ नहीं चल पाएगी। कांग्रेस के दंगे की बात कर रहे थे 1987 में कांग्रेस। अभी आपने कोरोना में मौतों में जो किया, मौतों के आंकड़ों को जो आपने छिपाया, वो भी पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गया। माननीय कोर्ट को हस्तक्षेप करके आपके आंकड़े पर, आपके गाल पर तमाचा पड़ा है। इस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मौत के आंकड़ों को सही करवाया है।
जैसे बिहार में हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ। आप मौत के आंकड़ों को छिपाते हैं, आप लाशों को गंगा में बहाते हैं, आप लाशों के ऊपर से राम नामी दुपट्टा हटाते हैं। इतनी शर्म नहीं बची आपके अंदर, आपके चेहरे में शर्म नाम का पानी भी नहीं बचा है। बेशर्मी करते हैं आप आंकड़ों को छिपाते हैं। आपको आंकड़ा नहीं पता, मैं बता देता हूँ। पिछले मोदी जी के 2014 के बाद जो किसानों की आत्महत्याएं हैं, वो 4000 से जंप करके 12000 किसान आत्महत्याएं प्रतिवर्ष बढ़ी है, प्रतिवर्ष हो गई है। यानी कि 8000 किसानों की आत्महत्याएं प्रतिवर्ष बढ़ी है, ये औसत है। आप इसको चेक कर लीजिए, और गलत हो तो मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, जो डिबेट कहिए जानने को तैयार, लेकिन झूठ मत बोलिए। खैरा साहब, खैरा साहब सुन पा रहे हैं आप? सुनिए आपने बात उमाशंकर पांडे जी की। चलिए, खैरा साहब तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। राजपाल जी, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी, लेकिन सवाल इसी बात का है कि जब इतने मुद्दे हैं तो फिर ये राम और श्याम कौन घसीट रहा है? और परशुराम की भी एंट्री बीच में हुई थी, भव्य प्रतिमा आप भी लगाने वाले थे। देखिए, ये सब मुद्दे तो आप घसीट के टीवी चैनल लाया है। माननीय अखिलेश यादव जी का मुद्दा सदैव डेवलपमेंट रहा है। एक्सप्रेस वे बनवाया उन्होंने, मेट्रो उन्होंने चलाई। आपके नेता कहें कि भगवान परशुराम की मूर्ति बहुत भव्य लगाएंगे और उसके बाद कहें कि वो मुद्दे हम घसीट के लाए। आपके नेता ने कहा ना कि वो मूर्ति लगाएंगे भव्य परशुराम की, मैंने थोड़ी ना कहा था। नहीं तो उसको मैं घसीट के लाया बीच में, या मीडिया लाया? देखिए, हम हमारे नेता हर भगवान का सम्मान करते हैं, हम बांटने का काम नहीं करते। तो जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं यही तो कह रहा हूं, जब मुद्दे हैं तो फिर इनकी जरूरत क्या है? और निषाद राज की भी लगेगी। अरे निषाद राज की भी लगेगी। अब निषाद राज की भी लगेगी। अब ये मत कहिएगा कि मैं खींच के लाया इसको बीच में। अब ये मत कहिएगा कि मैं खींच के लाया इसको बीच में। अब ये मत कहिएगा कि मैं लाया। अब निषाद राज का जिक्र आपने किया है। नहीं, आयुष जी बात तो सुनिए मेरी। ये मेरी आस्था का मामला है, लेकिन विकास पे चुनाव होगा, डेवलपमेंट पे होगा, बेरोजगारी पे होगा, महंगाई पे। तेल देखो, सरसों को 200 बिल्कुल सही बात है, इसी पर होना चाहिए, मुद्दे के आधार पर ही राजनीति होनी चाहिए। तो फिर मुरलीधर अखिलेश आने वाले हैं, इसका आशय मुझे समझाइए ना। मुरलीधर अखिलेश आने वाले हैं, इसका क्या मतलब है? नहीं, देखिए, लोगों की भावनाएं हैं। देखिए, नहीं, लोगों की भावनाएं हैं, वो अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। कल अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का वीडियो जारी करे कि धनुर्धर योगी आने वाले हैं, तो कहिएगा जनता की भावना है। ये मत कहिएगा कि राम के नाम पे ये राजनीति कर रहे हैं। विजय खैरा जी, आपकी बात अधूरी थी। देखिए, अब कोई आने वाला नहीं है। ठीक है। देखिए भाई, दावे तो सब करते हैं ना। भविष्य यहाँ बैठ के कोई नहीं देख रहा ना। यहाँ कोई ज्योतिष नहीं है, यहाँ कोई ज्योतिषी नहीं, और भविष्य कोई नहीं देख रहा। सब अपने अपने दावे करते हैं। क्यों उमाशंकर जी भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी? आप समाजवादी पार्टी क्योंकि आप दावा कर रहे हैं कि आप सरकार बनाएंगे, वो बात अलग है। कि मुरलीधर अखिलेश आएंगे या धनुर्धर योगी आएंगे या कांग्रेस की तरफ से कौन आएगा, ये वो जाने। वो त्रिशूलधारी भी हो सकते हैं, हो सकता है त्रिशूलधारी आ जाए, हो सकता है धनुर्धर आ जाए, हो सकता है मुरलीधर आ जाए, कोई भी आ जा सकता है, कोई भी आ सकता है। भविष्य किसी ने नहीं देखा है। लेकिन हाँ, ये मत कहिएगा कल को अगर ऐसा कोई दूसरा वीडियो या कैंपेन आए तो ये फला भगवान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो जन भावना हो सकती है, जैसा आपने कहा। अब खैरा जी, जो आंकड़े आप पेश कर रहे थे उसका जवाब दिया भी यहां पर उमाशंकर पांडे जी ने। मैं चाह रहा हूं उसको उस पर रिएक्ट करें आप। नहीं, हमने एक बता दिया था, हमने एक तो रिकॉर्ड आपको बता ही दिया था, किसान आत्महत्या की बात कर रहे थे। दूसरा, कांग्रेस का हमने ये बता ही दिया था 1987 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी, उत्तर प्रदेश में थी और दंगे हो गए थे। तीसरी बात हमने अभी आपको ये बता दी थी कि इन्होंने राम मंदिर बनने का जितना दम में दम थी, कांग्रेस ने विरोध किया। अब सवाल उठता है सपा का। अभी कह रहे थे विकास की बात कर रहे थे, तो विकास पर ही तो चुनाव होना चाहिए, क्योंकि शौचालय तो करोड़ों में हमने बनवाए ना। इनके जमाने में तो लोग शौचालय बाहर करते रहे, खेतों पर, रेलवे लाइन पर, हमने सबने देखा, आपने भी देखा है। अब देखिएगा, हमने तो कई लाख, दसियों लाख। अरे चुप रहा यार, आप मिनट चुप हो जा। अरे तू चुप हो जा, आप 2 मिनट के लिए फिर बोलेगा हम बदतमीजी कर रहे हैं। चुप हो आप, 20 मिनट बोल दिया है आपने। सुनने की दम रखो अपने सच को। ये टूल किट तुम्हारा, ये तुम्हारा नया टूल किट नहीं चलेगा। आपने लूटा है,
चलिए ठीक है राजपाल जी, अब सुन लीजिए। अब राजपाल जी सुनिए, राजपाल जी सुनिए, अब सुनिए। एक ही बात को दोहराने से थोड़ी ना होगा कि एक ही बात को आप दोहराते रहे, बंदरबाट किया, घोटाला किया, बंदरबाट किया, घोटाला किया, सिर्फ यही 20 मिनट तक कहेंगे क्या? थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब शांत रहिए, सुनिए। खैरा जी बात सुनने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है खैरा साहब, हाँ बात रखिए। ये भी तो बैठे हैं कांग्रेस वाले, हमने इतना खराब बोला तो बैठे हैं ना चुप। मैं भी उनकी बात सुनता हूँ। अब डिबेट खराब करने के लिए दो आदमी आ जाते हैं, एक सापा वाले जबरदस्ती में। सुनो पहले, जैसे ही मैंने शौचालय की बात की, विकास की इनकी धुरी टूटने लगी तो फट से हो गए। अब आज भ्रष्ट की बात कर रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तुम्हारे पीछे से जो चीफ मिनिस्टर थे, पर्दे के पीछे जेल में पड़े हैं भ्रष्टाचार में। आज तक तुमने क्या कर लिया? टोटी चोरी की बात का जवाब आज तक आया नहीं। हमीरपुर में कलेक्टर से कह के अरबों रुपए की तुमने वो निकलवा ली, हजरी वहां से नदी से, वो केस चल रहा है। तुम भ्रष्टाचार की बात योगी के सामने कर रहे हो, हैं? जो कभी एक कप चाय नहीं पी सकता सरकार की, तुम उसकी बात कर रहे हो। योगी को जो पूरा हिंदुस्तान का दुनिया जानती है ईमानदारी। लेकिन खैरा साहब, ऋषिकेश उपाध्याय को लेकर के और ट्रस्ट को लेकर के जो सवाल हैं, आपको नहीं लगता है कि इस पर कम से कम एक बढ़िया स्पष्टीकरण होना चाहिए? वहां पर क्यों हिला हवाली हो? वो भी बता देता हूँ। ठीक है, आपने वो बात उठाई, वो भी उठा दो। हालांकि ये बात कई बार आ चुकी है, फिर भी बता देता हूं मैं आपको। अगर किसी आदमी का जमीन के साथ सौदा है, वो भी किसी सपा के मुस्लिम नेता का है, सुलेमान का, पूरा नाम नहीं, सुल्तान खान उनका है, उन्होंने एक सौदा कर लिया जमीन के साथ, और पहले कर लिया मंदिर पर फैसला आने से पहले सुप्रीम कोर्ट के। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसने 50 लाख रुपए एडवांस करके रजिस्टर करा लिया, जमीन रजिस्टर नहीं कराई, बेतनामा करवा लिया। उसके बाद अगर जब वो जमीन के रेट बढ़ते हैं और वो देने के लिए किस कीमत पे भी तैयार है, और मंदिर को तो वो चाहिए, अब वो 18 बोल रहा, 25 बोल रहा, और सर्किल रेट भी उतना उससे ज्यादा पड़ रहा, 18 करोड़ से ज्यादा। तो अगर वो जमीन खरीदनी ही है और खरीदी गई है, इसमें भ्रष्टाचार कहां से आ गया? ये जो टूल किट इनकी है ना, मुरली मनोहर की मुरली बजा रहे हैं अब सापा नेता अखिलेश जी, अब ये कह रहे 18 करोड़ का सामने आ रहा है, उसमें क्या बात है? सर्किल रेट यही था वहां पर, पहली बात। दूसरी बात, इतने सालों के बाद रेट बढ़ जाएगा। तीसरी बात, आदमी देखता है कि इस रोड पर तहसील आने वाली है, इस रोड के ऊपर कचहरी आने वाली है, तो फट से लोग जमीनें खरीदते हैं, और जब वो बनने लगती है तो वो ज्यादा में बिकती है। इसमें भ्रष्टाचार 1 रुपए का भी कहीं नहीं हो सकता है। और इसकी सफाई क्या, पेपरों से सफाइयां हो चुकी है, पर इनको आदत पड़ी है, तो मुद्दा इनको मिलता नहीं। मुंह से बोलते विकास विकास है, विकास पे आते ही भागने लगते हैं फट से, क्योंकि इन्होंने तो विकास किया है खुद का, इन्होंने किया अपने सब वर्कर के नीचे से ऊपर तक, सबको अरबपति करोड़पति बना दिया, गांव-गांव में, ब्लॉक में। वो नहीं हो सकता हमारे यहाँ। तो जब इनके पास विकास आएगा तो फट से यहाँ वहां पहुंच जाएंगे, कभी मंदिर पे पहुंच जाएंगे। अरे मंदिर पे कौन राजनीति करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता, हम नहीं करना चाहते, तुम भी मत करो। तुमने अपना नया टूल किट चालू कर दिया, फटाफट पीछे से तैयार करा कि भाई ऐसा गाना पेश करो, इनको कृष्ण भगवान बनवा के भेज दो। अखिलेश जी को कृष्ण भगवान बनाने से या उसको पहन लेने से क्या इनको वोट मिल जाएंगे? क्या वो जनता इनको खुश हो जाएगी इनकी बांसुरी लेके मुंह में बजाने से? अखिलेश से, जिस जनता को इन्होंने गोलियों से भुनवाया था, गोलियों के बिना भी काम चल सकता। चलिए ठीक है, उमाशंकर जी किस बात पे आपत्ति आपको? ठीक है, उमाशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है उमाशंकर। हम हिंदुओं पे गोलियां चलाते हैं, देख देखिए आयुष जी, देखिए बंटवारे पर जो चंदे का बंदरबाट है, उस पर 3 बातें हो सकती हैं कि या तो खैरा जी को जानकारी नहीं है, या तो खैरा जी राम से बढ़कर अपने अधर्मी पार्टी को मान रहे हैं, जिसके बचाव में ये आकर खड़े हो गए हैं। बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुका है कि ये जो सुल्तान अंसारी था और रवि मोहन तिवारी था, इनके साथ जो एग्रीमेंट था वो 18 मार्च 2021 को समाप्त हो चुका था, और जिस दिन ये एग्रीमेंट समाप्त हुआ उसी दिन ये रजिस्ट्री कराई गई, और उसी दिन 2 रजिस्ट्रियां हुई। एक रजिस्ट्री हुई जो 12,080 वर्ग मीटर का पीछे का हिस्सा था, जिसको इन्होंने 18.5 करोड़ में खरीदा, और दूसरा उसके आगे वो जमीन थी सड़क से सटी हुई 10,370 वर्ग मीटर था, यानी कि पहले वाली जमीन से थोड़ा सा कम। उसकी कीमत इन्होंने 8 करोड़ में लगाई, और ये दोनों जमीन के मालिक थे उस दिन, यानी कि 18 मार्च को दोनों जमीनों के लीगल ओनर थे हरीश पाठक जी, जिनसे
8 करोड़ वाली जमीन तो इन्होंने डायरेक्टली हरीश पाठक से खरीदी, लेकिन जो 18.5 करोड़ में खरीदी उसको इन्होंने पहले बिचौलियों रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी के नाम कराया और उसके बाद उनसे इन्होंने खरीदी 18.5 करोड़ में। और दोनों मामलों में गवाह अनिल मिश्रा और इनके मेयर ऋषिकेश उपाध्याय थे। यानी कि बिचौलियों के माध्यम से 18.5 करोड़ की जमीन खरीदकर कम से कम 10 करोड़ रुपए का पैसा इनके मेयर चंपत राय और विहिप के अन्य लोगों पर, अनिल मिश्रा जो गवाह है और मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, इन लोगों की जेब में गया है। और ये इस बात से भी साबित होता है कि जो इनका मेयर है, पहली बात तो जमीनों का धंधा करता है पहले से ही। रवि मोहन तिवारी उसका रिश्तेदार है और दोनों अयोध्या में पड़ोसी भी हैं। सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी और ये ऋषिकेश उपाध्याय और हरीश पाठक चारों जमीनों का धंधा लंबे सालों से करते हैं। इन्हीं के घर पे बैठ के ये सारी रजिस्ट्री हुई है। और ऋषिकेश उपाध्याय ने इस बैनामे के बाद 1,90,00,000 रुपए की जमीन अपने भतीजे के नाम खरीदी। दो बातें, मेरा 2 प्रश्न है। अगर दोनों जमीन एक ही दिन ऋषिकेश उपाध्याय के घर पर बैठ के बैनामा हुए तो क्या जरूरत पड़ गई कि एक जमीन आपने हरीश पाठक जो जमीन के ओनर थे उनसे आपने सीधे खरीदी 8 करोड़ में और दूसरी जमीन को बिचौलियों के माध्यम से यानी सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को पहले बैनामा करवाया उसी दिन और 5 मिनट बाद आपने उसी जमीन को रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से ट्रस्ट ने खरीदा। क्या ये भ्रष्टाचार की तरफ इशारा नहीं करता है मान्यवर? ठीक है, चलिए खैरा साहब से जवाब दें। खैरा साहब जवाब दें। ऐसा है कि जब उसका रजिस्टर्ड नामा हो चुका था 50 का, देखिए रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड कि हमारा सौदा 2 करोड़ रुपए में हो गया। अब जब ये सौदा नहीं थी, मैं यही कह रहा हूँ, कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं था। 18 मार्च को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट खत्म हो गया था। भाई आप झूठ बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। आपने पूरा झूठ बोला, गवाहों के सामने बोलते चले जा रहे हैं। ठीक है, उमाशंकर जी को सुनते हैं। उमाशंकर जी सुनते हैं, खैरा साहब की बात को सुनते हैं। खैरा साहब की बात को सुनते हैं। ठीक है, अभी तक झूठ के खिलाफ बोला है आपने। ठीक है, आपने सीखा है, आपने पार्टी से बोल रहे हैं। मैं सोच कर रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं केस कर दीजिए। चलिए उमाशंकर जी, झूठ सच का फैसला छोड़ दीजिए, थोड़ा जनता के ऊपर भी छोड़ दीजिए और दूसरी बात कागज भी फिर दिखाने पड़ जाएंगे ना। चलिए 1 सेकंड, खैरा साहब मुझे बताएं। जब आपको मैं बता रहा हूँ पूरा खुलासा हुआ है, आपके बंदरबाड़ी का खुलासा अमर उजाला ने आज किया। तो क्या बताओगे? तुम्हारे राहुल गांधी जमानत पर, तुम्हारी सोनिया गांधी जमानत पर, क्या बताओगे बात करने का? तुमसे क्यों नहीं मिलती? बीच में बोलोगे नहीं, आप बोलोगे तो सुनना पड़ेगा। और क्या बीच में जेल में हो, जेल में दोनों चलिए ठीक है उमाशंकर जी, ऐसे तो कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे ना। आपकी बात का जवाब आएगा ना, विजय खैरा जी की बात समझ में आएगी। ठीक है विजय खैरा जी, कंप्लीट करें। बीच में बोलते हैं ना। ठीक है, चलिए ठीक है उमाशंकर जी, थोड़ा शांत हो जाए। खैरा साहब पूरा सुनने के बाद मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जो देना बोल लेना। आप जब मैं आपसे बता रहा हूँ आसाराम के शिष्यों, आसाराम के चेलों, तुम्हारे चाल चरित्र बैठे हुए जमानत के चिल्लाए जा रहे हो जबरदस्ती। टूल किट वाले आए, कंपनी हो, में भी जाने वाले हो, अभी टूल किट में भी जाओगे। अध्यक्ष है जमानत पे कि नहीं? हाँ मैं बता दे मुझे भाई, है ना जमानत पे दोनों नेशनल हेराल्ड में? अरे बेशर्मी
चलिए ठीक है, आप लोग चर्चा से आप लोग दोनों लोग चर्चा से डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं राजपाल जी का रुख कर लूंगा। राजपाल जी, जब विकास की बात होती है तो समाजवादी पार्टी टीवी चैनल से डिबेट में तो कहती है, लेकिन वो चर्चा से भाग जाते हैं। विकास के नाम पर आप लोग के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं। खैरा जी ने आरोप लगाया, मैं चाह रहा हूं जवाब दें राजपाल जी। नहीं ठीक है, आप लोग डिरेल कर रहे हैं। नहीं राजपाल जी बिना पूरी बात सुने हुए आप झूठ पे झूठ का। देखिए आयुष जी, हम सदैव विकास पे बहस करने के लिए तैयार है, बताने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी तो बताए कि लैपटॉप देने का वादा किया था, क्या लैपटॉप दिया? नौकरियां 2 करोड़ देने का वादा किया था, क्या नौकरियां दी? ये सभी जात वर्ग धर्मों की बात करते थे। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जब निष्पक्ष भर्ती की उस पर भी उंगली उठाते थे। आज ये बताएं कि जो बांदा विश्वविद्यालय में एक जात विशेष के 11 प्रोफेसर बनाए हैं, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या मंत्री का भाई EWS कोटे से लेक्चरर और प्रोफेसर हो जाता है तो ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? आप बताइए। जिस तरीके के पूरी तहस नहस व्यवस्था कर दी, लूटपाट मची है, और आज एक हॉस्पिटल बताने की स्थिति में नहीं है। लखनऊ राजधानी में बता दे खेड़ा था। बीजेपी के लोग झूठ बोलना बहुत अच्छी जानते हैं, और एक भी हॉस्पिटल बताने की स्थिति में नहीं है, एक बड़ी सड़क बनाने की स्थिति में नहीं है। एक सांसदों ने गांव गोद लिया था, वो बड़ा नहीं हो पाया। हम 50 गांव गिना देंगे अपने जनपद, अपने ब्लॉक के। आप ये बता दें एक गांव जो विकास किया हो। ये कुछ नहीं करने वाले हैं, ये झूठ बोलने वाले। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो स्वास्थ्य सेवाएं 108, 102, 100 नंबर चल रही, पुलिस ऑफिस बनाया, भर्ती कराई, ये बताए ना क्या कराया। गोरखपुर में भी तो ये हॉस्पिटल नहीं बना पाए। माननीय अखिलेश यादव जी ने 500 बेड का इंसेफ्लाइटिस का हॉस्पिटल बना के खड़ा किया। ये केवल झूठ बोलना चाहते हैं, जानते हैं, भ्रष्टाचार करना जानते हैं, और छोटी छोटी बिरादरियों का शोषण किया है। कहां निषाद का आरक्षण है? 17 जातियों का आरक्षण देने का वादा किया था, कहां है? निषाद, प्रजापति, कुमार, राजभर, कहां है? कश्यप, मल्ला, केवट, कहां? गोड़िया, माझी, कहां है? इनका आरक्षण लागू कर दिया। अब चुनाव आ रहा उत्तर प्रदेश में, तो लोगों को लालीपाप देंगे, और लालीपाप चुनाव निपट जाएगा, उनको हटा देंगे। अभी तो कितने मुख्यमंत्री यहाँ घोषणा होगा, कितनी जातियों के मुख्यमंत्री घोषणा होगा, और चुनाव निपट जाएगा तो बस खत्म। ये लोग धोखा देने वाले हैं। जब ये भगवान राम के साथ में भ्रष्टाचार कर सकते हैं तो किसी को देश में नहीं छोड़ने वाले हैं। अब खैरा जी की बात को सुनिएगा। खैरा जी जवाब दें। इनका जो पिछड़ों का इन्होंने नाम लिया जातियों का, मेरा एक सेंटेंस काट बाकी इनकी बात को करूंगा मैं। एक सेंटेंस काफी है कि मिनिस्टर तारा सिंह चौहान अति पिछड़ों में से है, और वन विभाग जैसा विभाग उनके पास है, तो इनकी बात तो वही खत्म हो गई। अति पिछड़े नहीं कभी बना पाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बनाती है और पावर के साथ बनाती है। दूसरी बात, अब बाकी ये जो फिर विष्णु पे आ गए, फिर वहीं पर आ जाते हैं अपना चेहरा ढकने के लिए। लैपटॉप में कौन पकड़ा गया था नकली लैपटॉप जो इश्यू नहीं हुए, और नामों की लिस्ट, और लैपटॉप गया ही नहीं, के रिकॉर्ड है इनका। हमने अभी पहले बता दिया, डिप्टी सीएम भर्ती में बुरी तरह पकड़े गए इनके आजम खान साहब। वैसे तो 87 केसेज में आपराधिक हैं, लेकिन मेनली हम मुख्य रूप से आपको बता दें, जिन्होंने भर्ती की थी जल बोर्ड में, वो सारी की सारी उसके अंदर भी दिख रही है। तो ऊपर से नीचे तक जो सना हुआ हो, अरे आपने तो भर्ती ही नहीं निकाली, आप तो भर्ती नहीं कर रहे, लोगों की नौकरी छीन रहे हो। मैं आपसे बहुत ज्यादा तेज चिल्लाना जानता हूँ। मैं साफा का 11 प्रोफेसर मुख्यमंत्री की जात के लोग हो गए, चिल्लाने से बात, और ये मंत्री अपने भाई को भर्ती करा दे रहा। सुनने की दम रखो, सुनने की दम रखो, फिर जवाब दो। लैपटॉप का जवाब दे सकते हो तो दो ना। अगर राम भक्त पे गोली चलाएगा, अरे झूठ कौन सुनेगा? तो जनता भी सुनने वाली नहीं। झूठ सुनिए, नकल करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। करने दो, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो कि रेप तो हो जाते हैं इस उम्र में। अरे है कोई जवाब तुम्हारे पास? क्या तुम्हारा एजेंडा है? अरे बताओ, हॉस्पिटल कहाँ बनाया? जवाब दो। तुम्हारी देश में सरकार हॉस्पिटल कहाँ है? लाशों का कुंभ लगवाया आपने उत्तर प्रदेश में, लाशों का कुंभ।
जनता तुम्हारे नेताओं को दौड़ा दौड़ा के गांव में पीट रही है, तुम्हारे विधायकों को, सांसदों को अब जनता दौड़ा रही है। जिसको टिकट दे रहे हो उसको हरवा दे रही जनता। अभी पंचायत चुनाव में आपके कप्तानों से अब जीतना चाहते हो, पुलिस कप्तानों से गुंडाई कराना चाहते हो। आपके कप्तानों ने लिख के दे दिया कि कप्तानी हम नहीं करेंगे। अब पुलिस की दम पे जीतना चाहते हो, जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी। जिला पंचायत भी तुम्हारे कोई बड़ा अभी तो सफाया होगा। इंडिपेंडेंट जीतते हैं, समझे? हाँ, और हमसे खाली 150 सीटें तुम्हारी ज्यादा है, 13 से इंडिपेंडेंट है, उसमें 800 मेरे। तुम्हें क्या पता है इंडिपेंडेंट है तो चुनाव। चलिए खैरा साहब, पार्टी बलात्कारियों की पार्टी है। अरे चलिए ठीक है भाई, ठीक है बलात्कारियों की पार्टी है। राजपाल जी सिर्फ अपनी ही बात रखेंगे क्या? सिर्फ अपनी बात रखेंगे? दूसरों को भी सुनिए, दूसरों को भी सुनना सीखिए। दूसरों को सुनेंगे तभी और बेहतर उनसे आप जिरा कर सकते हैं। विजय खैरा जी, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर के जो सवाल उठाए थे उमाशंकर जी ने, उसका भी जवाब। झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, कितना झूठ सुनेंगे? अरे राजपाल जी सुनिए भाई, सुनने की हिम्मत रखिए। नहीं, भाजपा का प्रवक्ता अब ऐसे ये भी चिल्लाने लगेंगे, आप झूठ बोल रहे हैं, आप चिल्लाइए, वो झूठ बोल रहे हैं, फिर यहाँ सर्टिफिकेट लेके बैठे सारे लोग कि नहीं मैं ही सत्य बोल रहा हूँ। वहां से दूसरों को सुनिए। नीचे तक जो आदमी खुद आपसे तना हुआ है वो ये बातें कर रहा है। इतनी हमने 8 बातें बता दी, एक का जवाब बता नहीं सकते। ये हमको सारे प्रमाण के ऊपर है। अब ये भी जाएंगे भीतर। ठीक है खैरा साहब, एक हॉस्पिटल कांग्रेस की बात पर आते हैं। खेड़ा जी, एक हॉस्पिटल, अरे आयुष जी से पूछ दीजिए लखनऊ में कौन सा हॉस्पिटल योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने बनवाया है, जिसका शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया, पूछ लो। चिल्लाओ, मैं हॉस्पिटल की भी चर्चा पूछ लीजिए। वो भी रख लो जहाँ कोरोना हॉस्पिटल बनाया हो जो योगी आदित्यनाथ ने बनवाया, एक काम बता दो ना, हम बता देंगे। किस जिले में पूछोगे हम बता देंगे, हमारे नेता ने काम किया। समझे आप? और सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एक्सपेंशन कर दिया। आप तो दुनिया में रहे हो, आप एक हॉस्पिटल बताने की स्थिति में हो नहीं। जो भी कुछ बोले चले जा रहे हैं, चिल्ला लो, चिल्ला दिया यहाँ से वहां तक। मैं उस तरह की बहस में नहीं पड़ता, मैं सुनता हूँ ध्यान से, आपकी बात जवाब देता हूँ। जब आप उठपटांग बोलते हो तब मुझे बोलना पड़ता है। आप बोल रहे ठीक है, बोलो, सुनाओ। लेक्चर रट के लेके आ रहे हो। अब हम अगर हॉस्पिटल पूछ रहे तो उठपटांग हो गया। जब बताया तो जवाब नहीं हमसे एक भी, क्योंकि मोहब्बत टूल किट तो तुम्हारी खुल गई पोले बिहारी की। नहीं बताओ ना, लखनऊ में कौन सा हॉस्पिटल कोरोना? अरे राजपाल जी भाई, एक ही सवाल को कितनी बार दोहराएंगे? सवाल पूछेंगे तो सवाल का जवाब भी सुनना पड़ेगा। राजपाल जी मैं आपसे एक सवाल पूछता रहूं, लगातार पूछता रहूं और आपको बोलने ना दूं तो आप बता पाएंगे कि आपने क्या किया या आप क्या कहना चाह रहे हैं? सुनिए तो, एक ही सवाल को आप पिछले 5 मिनट से दोहरा रहे हैं लेकिन उसका जवाब नहीं सुन रहे हैं आप सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए और सुनिए। खैरा साहब जवाब दीजिए। अच्छा, अब वहां आप प्रेस की बात कर रहे हैं क्या? जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक बार जब किसी की रजिस्टर्ड नामा हो जाता है फिर भी था, तो अक्सर क्या होता है इसमें कि आदमी करा देता है। इस चूंकि सापागढ़ का खुद था, जो पार्षद का चुनाव लड़का सापा थे वो खुद था सुल्तान, तो चूंकि वो खुद था तो उसने जिसने रजिस्टर्ड डी की थी कि हम आपको ये बिलिंग एडवांस लेने के बाद, वो इस बात के लिए तैयार नहीं कि हम तीसरों को करेंगे तो हमें भी पता चाहिए और दिलावा हम तुम्हारे करेंगे। वो ये भी सेफ्टी चाहते थे। इन्होंने पहले अपने नाम से रजिस्ट्री करा ली और फिर ट्रस्ट के नाम से रजिस्ट्री की। तो इसमें क्या गलत हुआ है? तो रोज ही होता है। क्या गलत हुआ था? उसको बना के कहानी और ये करके और लूट लिया और खा लिया, ये सब कल खुलेगी। 2-4-10 दिन के बाद श्वेत पत्र भेजेंगे, इसी पे आगे देंगे हम, आप सब सुन लेना। ये झूठ ज्यादा दिन चलते नहीं है। दूसरे सज्जन कह रहे हैं वो फलाने के नाम का गवाह था तो गवाह के बैठ कर थे, उस गवाह का ये था। सवाल ये बेटनामा झूठ है कि सुल्तान के नाम बेटनामा था कि नहीं, इसका जवाब दे दो मुझे। बात क्या वो बाद में आया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कराया वो बेटनामा? इसका जवाब दे दो मुझे।
ओरिजिनल ओनर का बेचनामा सुल्तान राम का चंदा खाने वाले, राम के अपना घर बनाने वाले, वो आपके सामने है, उसको लेके फैला रहे जितना हमें मजा आ रहा है, तुम फैला लो, फिर गवाही दे देंगे। जैसा अभी सापा ने किया था वैक्सीन में, हम खूब सुन रहे थे सब हो जाएंगे, जो भूल के फैल गई जनता के पास, फिर आपका चेहरा डाउन हो गया। राहुल गांधी का 2 बार चेहरा डाउन हो गया, कभी राफेल पे बोले, कभी जीएसटी पे बोले, कभी नोटबंदी, क्या हुआ? मुंह बंद कर दिया जनता ने। सच तो सामने आएगा ही आएगा। आप जो मर्जी। चलिए, बहुत जल्दी से एक फाइनल रिएक्शन में लूंगा। उमाशंकर जी जवाब दें। देखिए, ये राम के नाम पर चंदा खाने वाले, राम के नाम पर जो ईंटें आए थे, अभी अयोध्या में चेक करवा लीजिए घर खुदवा के, तो वो जो राम के नाम पर ईंटें आई थी राम लिखे हुए, उससे विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के नेता के लोगों का जो नेता उनके घर बने हुए हैं। राम मंदिर आंदोलन के बाद जो ईंटें आए थे वो कहां चले गए? सब खुदवाइए विश्व हिंदू परिषद के लोगों के घर, पता चल जाएगा। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाएगी। बंगारू लक्ष्मण भूल गए क्या? पूरे देश ने देखा था उस समय वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जेल काट के आए। एक साल है। चलिए, आप लोग फिर आपसी आरोप प्रत्यारोप में उलझ जाएंगे। मुद्दा आज यही था कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव है उनके आधार क्या होंगे, लेकिन आपसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में उलझते हुए आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक परिदृश्य और उसकी तस्वीर क्या होने वाली है। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि किसी के राम है तो किसी के श्याम है, लेकिन जनता को अब यह तय करना है कि उसके लिए उसकी भलाई सही मायने में कौन कर सकता है, और ये जो चुनावी कैंपेन चल रहे हैं इसका इंपैक्ट भी कितना होता है, इसके लिए भी आपको चुनावों तक का ही इंतजार करना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।